आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा इंसिडेंट डिस्कस करूंगा जिसको जानने के बाद एक देश के अंदर आग सी लग गई और एक रूल की डिमांड उठी कि फिर से फांसी वाला कानून लागू किया जाए। जी हाँ, एक ऐसा भयंकर केस जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि आप उसको गूगल मत करिएगा। आमतौर पर मैं आपको लाइक्स वाइक्स के लिए कहता हूँ, लेकिन ये इतना ब्रूटैलिटी वाला केस था कि मुझे आज की वीडियो को बनाते हुए बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आया। क्यों, आपको पता लग जाएगा। मुझे आज कोई लाइक वाइक्स नहीं चाहिए हैं। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें फिलीपींस के लापू लापू शहर में बने हुए माकटान गांव में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी 16 साल की क्रिस्टीन नाम की लड़की। दिखने में एक आम सी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ इसी छोटे से गांव में अपने इस छोटे से घर के अंदर रह रही थी। लोअर मिडिल क्लास में रहते हुए बेचारे माता पिता किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे थे, अपनी बेटी क्रिस्टीन को पाल रहे थे। क्रिस्टीन का स्कूल जल्दी ही पूरा होने वाला था और उसने अपने फ्यूचर प्लान बना रखे थे कि आगे वो किस कॉलेज में जाएगी, आगे उसे क्या करना है और बड़े होकर क्या बनना है। इसके अलावा क्रिस्टीन अपने धर्म में भी बहुत ज्यादा विश्वास करती। वो हर संडे शाम को 4 बजे से ही अपने घर से बाहर निकलती, पास ही मौजूद चर्च में जाती, वहां जाकर सेवा वगैरह करती। साफ सफाई में उसका बहुत ध्यान रहता। वहां जाकर वो साफ सफाई वगैरह करती। 8 बजे तक प्रेयर्स वगैरह होने के बाद वो चर्च से बाहर निकलकर वापस अपने घर तक पहुंचती। ये उसका हर हफ्ते का रूटीन बन चुका था और माँ बाप को भी इसके बारे में पता था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। क्रिस्टीन के माता पिता ने बताया कि क्रिस्टीन को के पॉप और ये बीटीएस वगैरह देखना बहुत ज्यादा पसंद था। एनिमेज उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। इन सब से उसका बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था। दिन आ चुका था 9 मार्च 2019 का, संडे का वो दिन। सुबह सुबह जैसे ही क्रिस्टीन अपने घर पर उठी, उसकी माँ ने जाकर उसको कहा कि हमें थोड़ी ही देर बाद बाजार में सामान वगैरह लेकर आना है। क्रिस्टीन अपनी माँ के साथ बाजार वगैरह गई। बाजार से वापस घर आकर उसने अपने के पॉप वगैरह के कुछ एपिसोड्स उसने मिस कर दिए थे पिछले कुछ दिनों में, तो वो एपिसोड्स उसको वो पूरे करने थे देखकर। और शाम का टाइम हो चुका था। शाम के जैसे ही 3:45 बजे उसने अपनी माँ को कहा कि मैं पास ही के उसी चर्च में जा रही हूँ। उसकी माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, लेकिन टाइम से घर वापस आ जाना। क्रिस्टीन तकरीबन 3:45 बजे के आसपास ही घर से बाहर निकली, पास ही के चर्च में गई और वहां जाकर उसने वही अपना काम किया जिसके लिए उसको वॉलंटियर किया गया था। क्रिस्टीन को भेजने के बाद क्रिस्टीन की माँ अपने घर के कामों में लग चुकी थी। एक्चुअल में क्रिस्टीन के पिता जल्दी ही घर पर आने वाले थे, उसके लिए खाना वाना बनाना था। तो खाना वाना बनाते हुए तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका था और क्रिस्टीन अभी तक भी घर नहीं आई थी। क्रिस्टीन की माँ को लगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो चुका था। क्रिस्टीन के पिता भी घर पर अब तक आ चुके थे। तभी यहाँ क्रिस्टीन की माँ ने क्रिस्टीन के पिता को बताया कि क्रिस्टीन अभी तक चर्च से वापस नहीं आई है। क्रिस्टीन के पिता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तकरीबन 8 बजे तक भी जब क्रिस्टीन घर पर वापस नहीं आई तो यहाँ क्रिस्टीन के माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वो टाइम था जब नॉर्मली क्रिस्टीन वापस अपने घर पर आ जाया करती थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो दोनों को टेंशन हुई, दोनों घर से बाहर निकले, आस पड़ोस में पूछने लगे कि आखिर क्रिस्टीन को किसी ने आते हुए देखा है क्या। तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद गाँव के लोकल लोगों ने मिलकर क्रिस्टीन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन किसी को भी क्रिस्टीन की कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी। तो सभी लोग और क्रिस्टीन के माँ बाप ने मिलकर डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक बार पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा दे कि आखिर क्रिस्टीन गुम हो चुकी है और अभी तक घर वापस नहीं आई। सारे लोग मिलकर वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस वालों को जाकर बताया कि इस तरह से क्रिस्टीन घर पर वापस नहीं आई है। वो 4 बजे से घर से निकली हुई है, चर्च का नाम बोलकर गई थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई, जबकि उसे 7 सवा 7 के आसपास ही घर वापस आ जाना चाहिए था और अभी तक रात के 9 बज चुके हैं। लेकिन यहाँ सोचकर देखिए, इन 1.5 IQ वाले पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी ढूंढने का काम शुरू करते हैं। बोल तो दिया उन्होंने ढूंढने का काम शुरू करते हैं, लेकिन ढूंढने के नाम पर ये लोग क्रिस्टीन के घर के आसपास ही क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे, जहां पर ये गांव के लोकल लोग पहले ही अपनी छानबीन कर चुके थे, जिनको क्रिस्टीन अभी तक नहीं मिली थी। पूरी रात क्रिस्टीन के माँ बाप, क्रिस्टीन के आस पड़ोस वाले लोग और साथ ही पुलिस वाले भी इसी गांव के अंदर क्रिस्टीन को ढूंढते रहे, लेकिन क्रिस्टीन नहीं मिली। 10 मार्च की सुबह आ चुकी थी और उसी लोकल पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई और जैसे ही पुलिस वालों ने वो कॉल उठाई, एक्चुअल में वो कॉल यहीं गांव में रहने वाले किसान ने करी थी। जैसे वो सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में गया तो उसको ऐसा भयानक नजारा दिखा, जिसको देखते ही उसने कॉल किया। कॉल में उस किसान ने बताया कि जनाब, मैं जैसे ही अपने खेतों में पहुंचा तो यहाँ पर मुझे एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। ये एक लड़की की लाश है, आप तुरंत आकर एक बार देख लीजिए। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता पिता को भी बुलाया, साथ में काफी सारे लोकल लोग भी मौजूद थे। ये सारे मिलकर उसी खेत में गए और जैसे ही खेत में पहुंचे, वहां का हाल देखकर यकीनन सभी की रूह कांप गई, क्योंकि जिस हाल में वो लाश पड़ी थी, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि कोई किसी के ऊपर इतनी ज्यादा बेदर्दी भी दिखा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की की लाश मौजूद थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बेचारी क्रिस्टीन ली की ही थी। सभी लोग उसको आइडेंटिफाई करने में लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी सही से पहचान में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में क्रिस्टीन ही है, क्योंकि एक तो क्रिस्टीन के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, सिर्फ एक जीन्स मौजूद थी जिसे भी घुटनों से नीचे तक खींचा हुआ था।
और उसके अलावा उसके शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। दिक्कत यहाँ नहीं थी, दिक्कत शुरू हुई क्रिस्टीन के फेस से। जी हाँ, जैसे ही लोगों ने उस लाश का फेस देखा, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में किसी इंसान की लाश है या फिर ये कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर उस लाश का आधा चेहरा ही गायब था। उस लाश के चेहरे को किसी ने बहुत सटीकता से पिज्जा के एक स्लाइस की तरह बीच में से काट दिया था। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने देखी तो उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये काम कर कौन सकता है। और सबसे पहले तो क्रिस्टीन के माता पिता को बुलाया गया। आसपास जो कपड़े पड़े हुए थे और वो जो जीन्स उस लाश ने पहनी हुई थी, सिर्फ उसके बेसिस पर ही क्रिस्टीन के माता पिता ने बताया कि हाँ, ये तो कपड़े क्रिस्टीन के ही हैं और हाथ पैरों को भी देखकर यही लग रहा है कि ये क्रिस्टीन ही है। लेकिन इसका ये हाल कोई कैसे कर सकता है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि सच में हमारी बेटी है भी या नहीं। पुलिस ने तुरंत एक एम्बुलेंस मंगवाई, लाश को एम्बुलेंस में लोड करवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस लाश का इतना बुरा हाल देखकर वहां पहले ही लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्सा तो अभी असली फूटने वाला था। जी हाँ, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ना सिर्फ इस लड़की के चेहरे को बहुत सटीकता से काटा गया है, बल्कि उसके सिर के अंदर बहुत सारा एसिड भी भरा गया था। सोचकर देखिए आप, जहां से उस लड़की का चेहरा काटा गया उसके बाद उसके सिर को कुछ इस तरीके से हाथों से फाड़ा गया और उसके बाद उसके अंदर एसिड भरा गया। उसका दिमाग पूरी तरीके से एसिड से जल चुका था, उसका जबड़ा पूरे तरीके से एसिड से जल चुका था, उसकी जो ऊपरी त्वचा थी वो सारी की सारी एसिड से जलकर खत्म हो चुकी थी, वहीं गल चुकी थी। इतना ही नहीं, जिसने भी ये कांड किया था वो यही नहीं रुका, उसने इस लाश के गले को काटा, सटीकता से बहुत धारदार हथियार से काटकर उसको बाद में हाथों से फाड़ा और उसके अंदर से भी काफी सारे अंग गायब हो चुके थे। जैसे ये बात लोगों को पता चली, लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा फूट चुका था कि आखिर कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है, कोई इतना बेरहमी वाला कांड कैसे करेगा। हमने आज तक बहुत सारे मर्डर देखे हैं, लेकिन इस तरीके का मर्डर पहली बार लोग देख रहे थे। अब आप यहाँ पर वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखिए कैसा हो चुका था कि लोगों का गुस्सा कम करने के लिए वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया कि नहीं, लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया गया, उसका रेप नहीं हुआ। पुलिस वालों ने अपने एक ऑफिशियल बयान में सामने आकर कहा कि यहां हमें दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं जिसकी वजह से कांड हुआ होगा। या तो हो सकता है किसी ने इस कांड को बलि वगैरह देने के लिए अंजाम दिया, यानी कि कोई रिचुअल वगैरह किया होगा, तंत्र मंत्र के लिए बेचारी क्रिस्टीन की बलि दे दी गई। या फिर हो सकता है जिसने भी ये कांड किया होगा उसने हैवी डोज ले रखी होगी माल वगैरह की। जी हाँ, माल पीकर वो सेट हो चुका होगा और उसने बेचारी क्रिस्टीन के साथ ये कांड कर दिया। लेकिन जैसी ये चीज़ लोगों ने सुनी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ऑब्वियसली गुस्सा फूटना जायज़ भी था। मीडिया के अंदर ये बात पहुंच चुकी थी, पूरे देश के अंदर ये न्यूज़ आग की तरह फैली और लोग सड़कों पर आ चुके थे ये जानने के लिए कि आखिर बेचारी क्रिस्टीन के साथ, एक 16 साल की लड़की, उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। सरकार को इस केस के अंदर दखल अंदाजी करनी पड़ी और 2 मिलियन पैसों का एक इनाम रखा गया। जो भी इस केस को बढ़ाने में पुलिस की मदद करता उसको 2 मिलियन करेंसी वहां की सरकार की तरफ से दी जाने वाली थी। लेकिन यहां भी पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही लोग 2 मिलियन के लालच में उठ उठकर सामने आ रहे थे और किसी का भी नाम लगा रहे थे कि जनाब इसने किया होगा, आप तुरंत इसको अरेस्ट करिए, हमने इसको क्रिस्टीन के साथ देखा था, ये वहां क्रिस्टीन के पास ही मौजूद था। ऐसे ऐसे लोग किसी के ऊपर भी आकर इल्जाम लगा रहे थे बिना किसी सबूत के। लेकिन जब पुलिस उनको अरेस्ट करके उनका बयान लेती तो उनके पास एक सॉलिड एलावाई होता कि नहीं जनाब, हमने नहीं किया, हम तो उस टाइम पर यहां मौजूद थे, वहां मौजूद थे, हम नौकरी पर थे, हम अपने काम धंधे पर थे। जैसे ही लोगों का गुस्सा फूटता हुआ सरकार ने देखा तो सरकार ने इस केस को वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनबीआई के हाथों में सौंपा और एनबीआई ने जैसे ही इस केस को संभाला, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले वो उसी चर्च में गए ये देखने के लिए कि क्या सच में उस दिन क्रिस्टीन चर्च आई थी या नहीं, वहां उसने आकर सेवा वगैरह की थी या नहीं। तो जैसे ही वो चर्च में पहुंचे, वहां पर उसकी लॉग बुक चेक की गई, वहां क्रिस्टीन की एंट्री थी, एग्जिट का भी टाइम लिखा हुआ था, तकरीबन 6:15 के आसपास क्रिस्टीन ने वहां से एग्जिट कर दिया था। अब इतनी जल्दी एग्जिट क्यों किया जबकि उसे वहां से 7 बजे के आसपास निकलना चाहिए था, ये अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, जब एनबीआई सीसीटीवी वगैरह को खंगाल रही थी तब यहां उनको एक फुटेज हाथ लगी जिसके अंदर क्रिस्टीन एक रोड के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी मौजूद था। अब ये व्यक्ति कौन था, इनकी पहचान लगा पाना पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि इनका शरीर सीसीटीवी में सिर्फ पीछे से दिखाई दे रहा था, इनकी शक्ल नहीं दिख पा रही थी। लोगों ने पहचान तो लिया कि लड़की तो क्रिस्टीन ही है, ये लड़का कौन है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। और बदकिस्मती से बेचारी क्रिस्टीन को इसी सीसीटीवी फुटेज में अंतिम बार जिंदा देखा गया था। खैर, इस केस की जांच करते हुए पुलिस वाले जब
पिछले केसेस को खंगाल रहे थे, पिछले रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे थे कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है। तो उनको एक योनेस नाम के व्यक्ति के बारे में पता चला। जी हाँ, एक्चुअल में योनेस इसी लापू लापू सिटी में काफी सालों पहले उसने एक मर्डर किया था और उसकी सजा काटकर वो अब जेल से बाहर भी आ चुका था। और जैसे ही पुलिस वाले वापस इस योनेस के पास पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया, उसकी अच्छे से सेवा की गई। सेवा करते करते वो यही बोल रहा था कि जनाब मैंने नहीं किया, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, मैंने पहले एक मर्डर किया था इस तरीके से, लेकिन ये वाला कांड मैंने नहीं बैठाया, आप जाकर मेरे बॉस से पूछ लीजिए जहां मैं नौकरी करता हूं। तो पुलिस वाले सीधा उस बॉस के पास पहुंचे। उसने कहा कि हाँ जी जनाब, 9 मार्च के दिन तो ये पूरे दिन मेरे पास ही था, एक्चुअल में रात को भी ये मेरे पास ही सोया था और सुबह सुबह अपने घर गया था, इसकी नाइट शिफ्ट मेरे पास लगी हुई थी। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी तो ऑब्वियसली अब योनेस को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस वालों को नहीं मिल पा रहा था। तब यहाँ पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता पिता से पूछताछ करी। एक्चुअल में पुलिस वाले क्रिस्टीन की हिस्ट्री जानना चाह रहे थे कि आखिर क्रिस्टीन की अभी तक की जिंदगी कैसी रही है और कौन ऐसा हो सकता है जो क्रिस्टीन के साथ इतनी बेदर्दी से दुश्मनी निकाले। तब यहाँ क्रिस्टीन के माता पिता ने पुलिस वालों को बताया कि हमें इतना तो ज्ञान नहीं है कि क्रिस्टीन किससे बातें किया करती थी, लेकिन हाँ उसको एक के पॉप वगैरह मोबाइल पर देखना बहुत पसंद था, तो आप उसका मोबाइल देख सकते हैं, क्या पता आपको कुछ चीज मिल जाए। तो जैसे ही पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के मोबाइल डिटेल्स की जांच करनी शुरू करी तो उनमें पुलिस वालों को एक नंबर दिखाई दिया और एक्चुअल में नंबर एक जॉन नाम के लड़के का था और ये जॉन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड ही था। हाल ही में क्रिस्टीन का जॉन के साथ ब्रेकअप हो चुका था। तो जैसे ही पुलिस वालों को इस जॉन के बारे में पता चला तो उनके माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है क्रिस्टीन से उसने बदला लेने के लिए उसका ये हाल कर दिया हो। तो पुलिस वाले सीधा जॉन के घर पर गए, उसको वहां से झपा पुलिस स्टेशन लेकर आए और उससे पूछताछ करने लगे। लेकिन जॉन की भी अच्छे से सेवा की गई, बट उसने कुछ नहीं बोला। वो बार बार यही बोल रहा था कि जनाब मैं उस दिन पूरा दिन अपने घर पर ही था, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप मेरे घर वालों से पूछ लीजिए, आस पड़ोसियों से पूछ लीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सबूत के उसके ऊपर मर्डर का चार्ज फ्रेम भी कर दिया, उसके ऊपर आरोप साबित कर दिए गए, वो भी कोर्ट के अंदर। सोच कर देखिए आप, उसको कोर्ट में पेश किया गया, चार्जशीट यहां प्रॉपर बन चुकी थी कि जो भी किया है इस जॉन ने ही किया है। लेकिन बार बार जॉन के माता पिता ये बोल रहे थे कि हम एटलीस्ट 9 ऐसे लोगों को पेश कर सकते हैं जिन्होंने उस टाइम पर उस शाम जॉन को अपने आसपास देखा हो। तो जॉन अपने घर पर रहते हुए ये कांड कैसे कर सकता था? लेकिन ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस वालों को बस ये चाहिए था कि जल्दी से जल्दी एक केस बंद हो जाए और उनके सिर से सिरदर्दी हटे। जो ऊपर से मीडिया प्रेशर बना हुआ है, सरकार का प्रेशर बना हुआ है, वो किसी भी तरीके से इस प्रेशर से छुटकारा पाना जा रहे थे और इसी छुटकारा पाने के चक्कर में उन्होंने जॉन को अंदर भी डाल दिया। लेकिन जैसे ही जॉन को सजा हुई उस टाइम पर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉन शायद सच बोल रहा है, उसने काम नहीं किया, क्योंकि ये काम कोई ऐसा कर सकता था जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोर हो और वो बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर बैठा हुआ हो क्रिस्टीन के प्रति। लोगों का गुस्सा देखते हुए ना सिर्फ कोर्ट को बल्कि एनबीआई को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। जॉन के ऊपर से लगाई गई मर्डर की सारी धाराएं हटा दी गई और उसको जेल से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही जॉन बाहर आया, जॉन के माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी क्रिस्टीन के माता पिता को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद हो सकता है जॉन ने एक कांड किया हो और वो एक कांड करके वापस बच निकला हो। 2 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था। तकरीबन अभी तक इस कांड को हुए 22-23 दिन बीत चुके थे और फाइनली 2 अप्रैल के दिन एक बार फिर से क्रिस्टीन की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसकी सेकंड ऑटोप्सी की गई। और इस ऑटोप्सी में सामने आया कि ना सिर्फ यहां क्रिस्टीन का मर्डर हुआ था बल्कि उसके साथ बार बार रेप भी किया गया था। और जैसे ये चीज लोगों ने सुनी तो उनके अंदर गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो ना सिर्फ अब सरकार और पुलिस वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि अब आगजनी वगैरह की घटनाएं भी बढ़ चुकी थी। पुलिस वालों के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था कि पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने को भी डर रहे थे कि कहीं बाहर वो जाएं और भीड़ उनको निपटा ना दे। अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए, बेचारी क्रिस्टीन के साथ ना सिर्फ रेप किया गया था, वो भी बार बार, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर धारदार हथियार डालकर अंदर हथियार को काफ़ी बार घुमाया गया, जिससे बेचारी क्रिस्टीन के इंटरनल ऑर्गन्स अंदर ही कट चुके थे और यहाँ क्रिस्टीन को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और ये सब तब हुआ जब बेचारी क्रिस्टीन जिंदा थी। और इससे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये थी कि जब उसके सिर को काटा जा रहा था उस टाइम पर भी क्रिस्टीन जिंदा थी। और अब यहाँ बस सोच कर देखिए, बेचारी क्रिस्टीन को उस टाइम पर कितना दर्द फील हो रहा होगा, वो कैसे खुद को संभाल पा रही होगी, उसको क्या फील हो रहा होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 21 अप्रैल 2019 यानी कि 21 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था
और लापू लापू शहर के एक दुकान के अंदर दिन दहाड़े एक चोरी हुई और किस्मत से दुकानदार उसी टाइम पर दुकान पर मौजूद था, तो उसने चोर को देख लिया। जैसे ही वो चोरी का सामान कर कर चोर भाग रहा था वहां से, दुकान वाला उसके पीछे पीछे भागा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वहीं के लोकल लोगों ने मिलकर उस टाइम पर उस चोर को वहीं पकड़ लिया। तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वालों ने चोर को मौके से अपने कब्जे में लिया, उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए और उससे अब पूछताछ की जानी थी। पूछताछ में उसने अपना नाम रोनेटो बताया और साथ ही बताया कि वो पिछले काफी लंबे टाइम से चोरियां करता रहा था। पुलिस वालों ने उसको रिमांड पर लिया और 22 अप्रैल के दिन जैसे ही उसका रिमांड शुरू किया गया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई। और यकीन मानिए, इस 22 अप्रैल के दिन जो रोनेटो ने पुलिस वालों को बताया, उसे सुनकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिसको पूरा देश अभी तक ढूंढ रहा था वो पुलिस के सामने अब मौजूद था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसी केस में और बात करते हैं फरवरी 2019 की। जब फरवरी 2019 में क्रिस्टीन का अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ जैसे ही ब्रेकअप हुआ, उसके बाद क्रिस्टीन खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा उदास रहती, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाए जा रही थी। और तभी क्रिस्टीन फरवरी 2019 के मिड में अपनी फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, सीजे डायाज वांट्स टू सेंड यू ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। जी हाँ, सीजे डायाज नाम के एक लड़के ने क्रिस्टीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और जैसे ही फोन चलाते चलाते क्रिस्टीन ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा, उसके ऊपर क्लिक किया, उसकी प्रोफाइल वगैरह देखी कि आखिर ये चटपटा सा है कौन। तो यहाँ क्रिस्टीन को वो लड़का अच्छा लगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही क्रिस्टीन के पास सीजे डायाज की तरफ से हाय हेलो के मैसेज आने लगे। अब मैसेज आते आते क्रिस्टीन ने उनका रिप्लाई करना शुरू कर दिया और इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी कुछ ही दिनों के अंदर। अभी अभी क्रिस्टीन का कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद से क्रिस्टीन खुद को काफी ज्यादा अकेला फील कर रही थी। तो इसी अकेलेपन को भरने के लिए सीजे डायाज नाम का ये आदमी सामने आया और उसने क्रिस्टीन के साथ काफी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। रातों को चैटें गर्म होने लगी और दोनों ने जल्दी ही मिलने का प्लान भी बना लिया। रोज सीजे डायाज अपनी फोटोज क्रिस्टीन को भेजता, क्रिस्टीन अपनी फोटोज सीजे डायाज को भेजती। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था। अब क्योंकि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था, तो सीजे डायाज ने क्रिस्टीन के सामने मिलने का प्रपोजल रखा कि क्यों ना अब हम एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके हैं तो जल्दी ही मिल भी लें। तो यहाँ क्रिस्टीन ने भी ना नहीं किया और फाइनली 9 मार्च 2019 का शाम का टाइम उन्होंने फिक्स किया कि हाँ, हम शाम को इस चर्च के बाहर मिलेंगे। क्रिस्टीन शाम के 4 बजे जैसे अपने घर से बाहर निकलकर उस चर्च में गई, वहाँ उसने साफ सफाई वगैरह करी, अपने लॉग बुक के अंदर अपनी एंट्री करी और तकरीबन 6 बजे के आसपास वो चर्च से बाहर आ चुकी थी। उसने बाहर आते ही अपना फ़ोन निकाला और फेसबुक पर अपने उसी दोस्त सीजे डायाज को मैसेज करना शुरू कर दिया कि मैं चर्च के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ पर हो। और ज़्यादा देर ना करते हुए क्रिस्टीन के पास फिर से मैसेज आया कि मैं भी चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ। जैसे ये चीज़ क्रिस्टीन ने पढ़ी, वो इधर उधर देखने लगी कि आखिर सीजे डायाज है कहाँ पर। तभी एक 43 साल के आदमी ने क्रिस्टीन को देखकर ऐसे हाई किया। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा हैरान कि मैं तो यहाँ पर सीजे डायाज से मिलने आई हूँ और ये चटपटा सा मुझे हाई क्यों कर रहा है। तभी दूर से हाई करते ही वो आदमी धीरे धीरे चलकर क्रिस्टीन के पास आया और उसके सामने हेलो के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन क्रिस्टीन ने उससे हेलो करने से मना कर दिया। क्रिस्टीन ने उससे कहा कि तुम आखिर कौन हो, मैं तो यहाँ पर सीजे डायाज से मिलने आई हूँ। जिसके पलट में उस 43 साल के आदमी ने कहा कि मैं ही सीजे डायाज हूँ और मैं ही हूँ जिससे तुम इतने टाइम से बातें करते आ रही थी। जैसे ये चीज़ क्रिस्टीन ने देखी, वो एकदम से हैरान कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जिससे बातें करती हूँ वो तो तकरीबन 23-24 साल का लड़का है और तुम तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे हो। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर तू मैं हो चुकी थी। ऑब्वियसली जिससे अभी तक क्रिस्टीन बातें करती आ रही थी सीजे डायाज, वो एक फेक आईडी थी और ये फेक आईडी किसी और ने नहीं बल्कि उसी रोनेटो ने बना रखी थी। और रोनेटो ही यहाँ पर सीजे डायाज बनकर बेचारी क्रिस्टीन से अभी तक बातें करता रहा था, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। खैर, दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं हुई और यहीं से क्रिस्टीन अपने उस चर्च से बाहर निकलकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। लेकिन सीजे डायाज उर्फ रोनेटो ने क्रिस्टीन का पीछा नहीं छोड़ा। वो भी क्रिस्टीन के साथ साथ उसके साइड में चल रहा था और ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि ये रोनेटो खुद मौजूद था। वो बार बार क्रिस्टीन को यही समझाया जा रहा था कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर बात करी, लेकिन मेरी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू हैं। अब आप सोच कर देखिए, ये चटपटा सा जिसके पहले ही 4 बच्चे मौजूद हैं, उसकी शादी हो चुकी है, 43 साल की उम्र है और दिक्कत यहाँ पर यह थी कि रोनेटो को काफी बार पुलिस वालों ने उठाया था सिर्फ और सिर्फ नशे पतों के लिए। उसका सिर्फ काम यही बन चुका था कि सुबह से शाम होते होते किसी तरीके से उसे माल की पुड़िया मिल जाए और वो पीकर उसे भंड होकर आराम से सो जाए। और इसी चक्कर में उसका पुलिस स्टेशन में भी आना जाना लगा रहता। खैर,
घर जाते जाते वो बार बार क्रिस्टीन को समझा रहा था कि तुम मुझसे मिलो, तुम मुझसे बातें करो, तुम मुझसे ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ। और एक पॉइंट पर आकर क्रिस्टीन और इसके बीच में फिर से रास्ते पर रुककर दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन यहाँ रोनेटो एक्चुअल में उस टाइम पर भी माल पीकर ही क्रिस्टीन से मिलने आया हुआ था और इसी माल के नशे में उसको समझ नहीं आया कि वो एक्चुअल में अब क्रिस्टीन के साथ कैसे डील करे। वो तो अपने घर जाए जा रही थी, अंधेरा उस टाइम पर वैसे ही हो चुका था। उसने क्रिस्टीन का हाथ पकड़ा और एक बहुत ही पतली सी गली से होते हुए वो क्रिस्टीन को साइड में ही मौजूद खेतों की तरफ लेकर गया और वहां जाकर उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि अपने पास रखे हुए एक बहुत ही धारदार चाकू के साथ उसका ये हाल भी कर दिया। ना सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर 20 से भी ज्यादा बार चाकू मारे गए, जिससे बेचारी क्रिस्टीन के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, बल्कि क्रिस्टीन का फेस एक पिज्जा स्लाइस की तरह काटा गया। और ये सारा कांड करने के बाद भी रोनेटो नहीं रुका। उसको डर था कि इस हालत में तो क्रिस्टीन की पहचान हो सकती है, तो अपने आप को बचाने के लिए उसको क्रिस्टीन की पहचान मिटानी होगी। वो बेचारी क्रिस्टीन की लाश को वहीं पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने घर पर गया। वहां जाकर उसने अपने कपड़े वगैरह बदले और पास ही की दुकान से उसने एसिड वगैरह खरीदा। एसिड खरीदकर वो वापस उसी खेत में आया और अब सोच कर देखिए, उसने बेचारी क्रिस्टीन के सर को पकड़कर उसके अंदर एसिड भरना शुरू कर दिया ताकि ये सर यहीं पर गल जाए और बेचारी क्रिस्टीन की पहचान ही ना हो। जैसे ही पुलिस वालों ने उसका ये बयान सुना, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये आदमी ऐसा काम कर सकता है। खैर अगले दिन पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया। उसके घर से वो खून वाले कपड़े भी बरामद किए गए जिसको पहनकर उसने उस कांड को अंजाम दिया था। और फाइनली भी कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल ही रहा था। दिन आ चुका था 25 मई 2019 का। सुबह सुबह पुलिस वाले जैसे ही एक एक सेल को चेक कर रहे थे और जैसे ही वो रोनेटो येनेज की सेल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो रोनेटो येनेज अपनी सेल के अंदर मरा हुआ है। जी हाँ, उसने अपने आप को वहीं पर फांसी लगा ली थी। और पुलिस वालों ने दुनिया के सामने आकर ये कह दिया कि रोनेटो येनेज अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब कैसे नहीं रहा? क्या सच में उसने अपने आप के साथ ये कांड किया था, या फिर हो सकता है आप समझदार ही हैं बाकी तो, क्योंकि पूरे देश का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा था। खैर उसको सजा नहीं हुई, लेकिन हाँ पूरा देश इकट्ठा हो चुका था और सरकार से डिमांड कर रहा था कि जो कानून, यानी कि वहाँ मृत्युदंड का कानून आज नहीं है, बहुत पहले तो था लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया था कि कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो उसको डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस कांड को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए पूरा देश इकट्ठा हुआ सरकार के सामने और गुहार लगाई गई कि एक बार फिर से मृत्युदंड का प्रावधान शुरू किया जाए और इस रोनेटो येनेज को मृत्युदंड दिया जाए। खैर ये बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी थी बेचारी क्रिस्टीन ली की, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। उसने क्या ही देखा था अभी जिंदगी में, उसका आने वाला अभी फ्यूचर पड़ा था पूरा का पूरा, लेकिन उससे पहले ही वो एक राक्षस के हाथों में फंस गई। और सिर्फ इस गलती की वजह से कि उसने किसी अननोन पर, जो कि सोशल मीडिया पर मिला था उसे, उस अननोन पर उसने विश्वास किया, ऑनलाइन ही उसके साथ थोड़ी क्लोज हो गई और उसने मिलने का प्लान बना लिया, ये बिना जाने कि आखिर सामने वाला है कौन। आज के टाइम पर सोशल मीडिया, मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इसी सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। हम किससे बात कर रहे हैं, सामने वाला किस इंटेंशन से हमसे बात कर रहा है, उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, ये हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। आप अपने आप में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप अपने आप में कितने ही सच्चे क्यों ना हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सामने वाले की हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या पता सामने वाला अपने दिमाग में क्या लेकर बैठा है, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। क्या पता वो अपने रंग कब दिखा दे जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। अपने आप को हमेशा सतर्क रखिए। ऑनलाइन कभी भी किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ऑनलाइन धोखा ही मिलता है। खैर ये स्टोरी थी क्रिस्टीन ली की। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप मुझसे इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज वगैरह ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ नहीं लगा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ आप फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मुस्कान शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।